So we had to start our next topic, improving critical listening. What is critical listening? हम listening skills कर रहे थे. What is critical listening? ये listening क्या होती है? हाँ जी, ध्यान से सुनना, ठीक है. So how we have to improve our critical listening? सबसे पहली चीज़ है recognize difference between facts and opinion. Fact क्या होता है और opinion क्या होता है, उसमें एक डिफरेंस जो होता है उसको समझने की कोशिश करो. जैसे सैनफोर्ड डैनियल और पैट्रिक मोनाहर ने क्या बोला? एवरीवन इज एंटाइटल्ड टू देयर ओन ओपिनियंस बट दे आर नॉट एंटाइटल्ड टू देयर ओन फैक्ट्स. हर एक इंसान अपने ओपिनियन से जरूर होता है कि हाँ ओपिनियन हम दे सकते हैं, ठीक है ना. आज की डेट में वैसे भी ओपिनियन देने में आप एक से मांगो आपको 10 लोग एक्स्ट्रा सलाह देंगे. सो हर एक इंसान एंटाइटलमेंट है ओपिनियन को, पर फैक्ट को नहीं. जो फैक्ट होती है, रियलिटी होती है, उस पर कोई नहीं कि हाँ ये चीज़ होगी कि नहीं, उसकी हम गारंटी नहीं ले सकते. Part of critical listening is learning to separate opinion from fact, and this works two way. Critical listeners are aware of whether speaker is delivering a factual message or a message based on opinion, and they are also aware of interplay between their own opinions and fact, and they listen to messages. तो critical listener है, उसको इस चीज़ के ऊपर होता है कि हाँ जो मैं बता रहा हूँ वो फैक्ट है, रियलिटी है, जो मैं ओपिनियन दे रहा हूँ वो रियलिटी में होगा नहीं होगा, ये चीज़ डिफरेंशिएट करनी पड़ती है. This is not to say that speakers should not express their opinion. Many of the great speakers in history include personal opinion. Consider, for example, Martin Luther King. Martin Luther King first and even Martin Luther King Jr. आपने उनकी कई publications पढ़ी होंगी, ठीक है ना. So understand, जब भी वो कोई opinion देते थे, कोई बताते थे बात, तो that was based on what could happen, ठीक है. उसके अलावा लेनिन, पढ़ा होगा उनके बारे में. तो लेनिन की एक्सप्रेस करने का तरीका वॉज बेस्ड ऑन दोज टाइम्स, क्योंकि ओपिनियन जब दी जाती है समय को देख के दी जाती है, कैसे हालात चल रहे हैं उसके ऊपर ही मोटिवेशनल स्पीकर्स कोई अपनी राय या अपनी ओपिनियन देते हैं. नेक्स्ट इज अनकवरिंग अजम्पशंस. व्हाट इज अनकवरिंग अजम्पशंस? What is uncovering assumptions? If something is factual, supporting evidence exists. However, we still need to be careful about what evidence does and does not mean. कई बार होता है कि कई चीज़ों के एविडेंस हमें मिलते हैं तो उसमें हमें देखना पड़ता है कि इसका क्या मतलब है. मतलब क्या है? कई बार होते गैप होते हैं उसमें, गैप, लूप होल्स. व्हाट इज दैट? व्हाट आर गैप्स एंड व्हाट आर लूप होल्स? गैप्स मीन्स कि हमने कोई एविडेंस, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैंने स्टडी की हुई है ताजमहल के ऊपर, तो कई चीज़ों का जैसे कई लोग कहते हैं कि उसके बेसमेंट में कुछ और चीज़ थी, कोई चीज़ थी, कोई मंदिर था. अब ये कितना फैक्ट है कितना नहीं, वो तो अगर हम इतिहास के पन्ने पलटे तभी शायद कुछ एविडेंस मिले, था या नहीं था. तो फैक्ट और ओपिनियन में हर एक बात के बीच में गैप रह जाते हैं. कई लोग कहते हैं कि इसको शाहजहां ने बनवाया था इन द मेमोरी ऑफ हिज वाइफ, पर वहीं के नेटिव लोग जिनको मैं मिली हूँ, किसी किसी की राय कुछ अलग भी थी. तो दैट इज फिलिंग इन अप द गैप्स. हम जो ओरिजिनल फैक्ट है, क्योंकि उस जमाने में हम नहीं थे जब वो बना, ना मैं थी ना आप लोग थे, कोई नहीं था, हम लोग नहीं थे. सो यस, जो कुछ हमने पढ़ा है, जो कुछ समझा है, सीखा है, हम उसी पे विश्वास कर लेते हैं. कई तरह के उस टाइम जब वो चीज़ बन रही होगी, कोई भी मॉन्यूमेंट जब तैयार हो रहा होता है, कोई भी चीज़ जब बन रही होती है, वहाँ पर क्या क्या उस वक्त हो रहा होता है वो गैप्स रह जाते हैं, ठीक है. तो वी हैव टू अनकवर द अजम्पशंस. और वो कैसे हम करेंगे? बाय लिसनिंग क्रिटिकली. सुनो, समझो, उस चीज़ को अंडरस्टैंड करो, उस चीज़ को अप्लाई करो. When you listen critically, you will be more likely to notice unwarranted assumptions in a speech, which may promote to question the speaker. ठीक है. और फर्दर रिसर्च, जब आप एक टॉपिक पे रिसर्च करते हो, जब आप एक टॉपिक को, एक तो होता है सर्च, ये चीज़ को ढूंढना, रिसर्च उसको दोबारा उस चीज़ पर खोज करना. और एक ताजमहल एक ऐसा सब्जेक्ट है जिस पर पता नहीं कितनी रिसर्च हो चुकी है, सिर्फ एक मैं ही नहीं, बहुत लोगों ने उस पर रिसर्च की है, ठीक है. कई बार लोग अपना टॉपिक चेंज करते हैं, नया टॉपिक पकड़ते हैं. मेरा नया टॉपिक था चाइल्ड साइकोलॉजी, मैंने उस पर दोबारा सेकंड रिसर्च मेरी उस पर थी, उस पर मैंने पूरी बुक लिखी हुई है. आई कैन शो यू दैट बुक.
ठीक है। चाइल्ड बिहेवियरल पैटर्न्स, उस पर रिसर्च की कि बच्चे का जो बिहेवियर पैटर्न, स्पेशली एडोलेसेंट, मैंने इस एज ग्रुप के बच्चों पे की थी, +2 टिल द 10th 12th टिल हायर लेवल्स, कि हाउ द बिहेवियरल पैटर्न चेंजेस। और उस पर शायद हो सकता है और भी लोगों ने रिसर्च की हो, शायद शालिनी ने ना की और भी हो। सो हाउ बिहेवियर पैटर्न चेंजेस, हाउ इट इज एक्सेप्टेड इन द सोसाइटी, वो चीज़ करना बहुत ज़रूरी है। So that is when you listen carefully. So what is basically the difference between fact and assumption? Fact होता है, facts are verified by clear, ambiguous, evident. Fact एक सच्चाई होती है, जैसे ये fact है, हमने शुरू से बचपन से पढ़ा है कि that is built by that king, एक fact है. Assumptions are not supported by evidence. ठीक है ना, जैसे मैंने लोगों से वहाँ पे राय ली, पान वाले से, यहाँ वहाँ कई लोगों से, उसके बाद बनारस गई क्योंकि कई लोगों ने वहाँ कर दिया एग्जाम्पल के, वहाँ पे उसके आगे के वंश के लोग रहते हैं। अब जो पर्सन, क्योंकि मोस्टली मैंने एक चीज़ नोटिस करी, जो किंग्स थे पुराने ज़माने के राजा महाराजा, उनकी जो आगे की आज की डेट की पीढ़ी है, कोई भी किसी अच्छी पोस्ट पे नहीं, कोई धोबी है, कोई माली है, कुछ ऐसे से नोटिस करके आप लोग देख लेना, ठीक है। उनके अंदर खुंदक गुस्सा भरा हुआ है। एक और किंग था, राजा था, शायद आपने कभी नाम सुना हो, जो कि मालचा महल में रहता था। मालचा महल पता है? दिल्ली गए हो? हाँ ना बेटा, कुछ तो बोलो। गए हो? दिल्ली गए हो? दिल्ली में एक जगह थी मालचा महल, नेट पे सर्च करना। वहाँ पर 20-25 साल 40 साल तक एक क्वीन और उसकी पूरा परिवार रहा। क्वीन भी मर गई, उसकी बेटी भी मर गई, और उनका जो बेटा था प्रिंस राजकुमार, वो भी जा चुका है दुनिया से। आज वो जगह हॉन्टेड है, भूतिया है। यस, मैं गई हूँ वहाँ, ठीक है। तो आज वो जगह हॉन्टेड है, भूतिया है। कभी भी नोटिस करना बच्चों, जो भी किंग क्वीन के आगे के है ना, उनके अंदर गुस्सा खुंदक भरी है। उन्होंने कभी ये कोशिश नहीं करते कि चलो भूल जाओ हमारे पूर्वज राजा ना थे, लेट अस डू समथिंग एल्स। वो वही टाइटल चाहते हैं, वो सब कुछ अपनी ऐशोआराम हमेशा वो चाहते हैं, तभी वो ऐसे रह जाते हैं। तो वो अजम्पशंस, वो कई तरह की कहानी आपको मोड़ तोड़ के सुनाएंगे, जी हमारे साथ ये हुआ, वो हुआ, ठीक है। सो मोस्ट फैक्ट्स कैन बी टेस्टेड। जो फैक्ट है उसका आप टेस्ट कर सकते हो, 10 जगह जाके और रिसर्च कर सकते हो। अजम्पशंस अबाउट द फ्यूचर कैन नॉट बी टेस्टेड इन द प्रेजेंट। जो भविष्यवाणियाँ कर लेते हैं, अजम्पशन करते हैं, वो हम टेस्ट नहीं कर सकते। भविष्यवाणियाँ मोस्टली, एक और चीज़ में लोगों का बहुत ध्यान जाता है, आज का मेरा राशिफल कईयों का होता है, अपना तो कभी नहीं, कईयों का होता है, उसकी कोई भी वेरिफिकेशन है नहीं। अबाउट द फ्यूचर, जैसे आपको किसी को, मोस्टली लोगों को ये भी बहुत शौक होता है, जो कि ये भी मुझ में नहीं, हाथ दिखाने बैठ जाते हैं, आज से 5 साल बाद तुझे राज सिंहासन मिलेगा गौदान करके। होता है, मैंने चीज़ नोटिस करी है, ठीक है ना। तो उसकी कोई वेरिफिकेशन है कि हाँ भाई ये होगा। सो assumptions in the future cannot be tested in the present, ठीक है। उसके लिए आपको करना क्या चाहिए? बी ओपन टू न्यू आइडियाज, नए विचारों की तरफ ओपन रहो। पुरानी पीढ़ी के विचारों के साथ ना चलो, जैसे जैसे दुनिया बदल रही है अपने विचारों को बढ़ाओ। सो बी ओपन टू न्यू आइडियाज। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपके यहाँ पे जेनर म्यूजियम, एडवर्ड जेनर म्यूजियम ने क्या बोला है, इन लेट 1700 बाय टेक्निक ऑफ वैक्सीनेशन। हाँ, ये एक बहुत बड़ी बात थी। 1700 सदी में जब ये चीज़ हुआ था ना, टीकाकरण, तब लोगों ने उस चीज़ को अपोज किया था। was introduced, it was opposed by both medical professional and everyday citizens who staged public protest। एडवर्ड जेनर म्यूजियम, वहाँ पे पब्लिक प्रोटेस्ट के नहीं, क्योंकि जब नई चीज़ कोई शुरू होती है तो लोग उसके खिलाफ ज़रूर होते हैं। मोदी जी कितना कुछ नया लेके आते हैं, बट पीपल, लोगों को चीज़ डाइजेस्ट नहीं होती। अपनी अपनी राय की, कांग्रेस के राज में ये था, कांग्रेस में वो हमारे लिए करते थे, पर देखो कि जो हमारी नई सरकार है वो हमारे लिए क्या कुछ अच्छा लेकर आई है, वो चीज़ भी देखो, क्या कुछ उन्होंने किया है हमारी डेवलपमेंट के लिए, वो चीज़ नोटिस करो, ठीक है। सो मोर देन 2 centuries later, vaccination against smallpox, diphtheria, polio and other infectious diseases have saved countries, and yet popular opposition continues। पोलियो, जब से अब पैदा हुआ तब से पोलियो की बूंदें
जैसे ही पैदा होते थोड़ी देर बाद ही आपको पोलियो की बूंदें मिल जाती हैं। आई थिंक जब आप बच्चा पैदा होता है उसकी साफ सफाई में बहाने दिलवाने का सबसे पहले पोलियो की बूंदें दी जाती हैं, उसी वक्त दी जाती हैं। और उसके बाद हर साल जब ये चीज़ें शुरू हुई थी तो उसकी ऑपोजिशन हुई थी, पर ये वो बीमारी है स्मॉल पॉक्स, भगवान की कृपा से स्मॉल पॉक्स इरेडिकेट हो चुका, खत्म हो चुका है। और वो खत्म हुआ क्यों? क्योंकि वैक्सीनेशन इंट्रोड्यूस हुए थे, टीकाकरण, फोर्सफुली लोगों को टीके लगा लगा के स्मॉल पॉक्स खत्म किया। डिप्थीरिया, पोलियो, आज की डेट में जैसे ही कोई भी बच्चा पैदा होता है पोलियो की बूंदें हर साल आपके घरों पे आज भी, जब भी पोलियो वो हो रहा होता है, नॉक करके पूछे घर में कोई 5 साल या 5 साल की एज तक का बच्चा है, ठीक है, वो चौक से लिख जाते हैं, होता है कि नहीं? क्यों होता है? ताकि इस बीमारी को भी, संकल्प है सरकार का, क्या संकल्प है कि हमने इस बीमारी को भी जड़ से मिटाना है, ठीक है। और उसके लिए, और वो पोलियो बूंदे हैं भी फ्री, आपसे रुपया नहीं लिया जाता। तो ये किसकी कोशिश होती है? सरकार की होती है। अगर सरकार फ्री ना करे तो सोचो कि क्या बीमारी है खतरनाक और कितने लोगों को हो सकती है, और ये तो मुफ्त में है। तो अप्रिशिएट करना सीखो। सरकार को जो लोग गाली देते हैं ना, उनको अप्रिशिएट करना चाहिए कि आप कितनी बड़ी बीमारी का इलाज फ्री, बल्कि घर घर आके वो कर रहे हैं। इससे ज़्यादा क्या चाहिए? पर ना जी, अप्रिशिएट तो करना ही नहीं हमने, पर करना चाहिए। उसके अलावा निकोलस कॉपरनिकस वाज द 6th century एस्ट्रोनॉमर। हाँ, ये आप नेट पे सर्च करो, निकोलस कॉपरनिकस, ये 16th century का एस्ट्रोनॉमर था, who dared to publish treatise exploring that earth revolves around the sun and has a violation। हाँ, चर्चेज में इस चीज़ का वायलेशन हुआ था, कई जगह इस चीज़ का प्रोटेस्ट हुआ था कि इस पर्सन ने क्यों बोला कि धरती सूरज के इर्द गिर्द मंडराती। तो प्रोटेस्ट हर जगह, जब भी कोई रिसर्चर, कोई साइंटिस्ट नई चीज़ लेके आता है ना, तो अपोजिशन हमेशा होती है। तो इस पर्सन की कहाँ हुई? Violation of Catholic doctrine. Copernicus' astronomers' findings were labeled heretic and his treatise banned because the group of people of that time were not open to new ideas. ठीक है? In May 210, almost 500 years after his death, the Roman Catholic Church admitted its error and reburied his remains with full rites of Catholic burial. तो उस टाइम क्या था, जब इस पर्सन ने, इस निकोलस ने क्या लेकर आया था कि जो है अर्थ है वो सूरज के इर्द गिर्द मंडराती है, तो इवन चर्च ने उसके खिलाफ हुए, उसके खिलाफ प्रोटेस्ट हुए, उस पर्सन को के प्रोटेस्ट हुए। क्यों? क्योंकि वो लोग इस डॉक्ट्रिन को, इस फाइंडिंग को नहीं सच मानती थी। पर जब ये प्रूव हुआ उसकी डेथ के बाद कि ये सच है, आज की डेट में सब बच्चे को पता है, ये आपके 5th 6th में क्वेश्चन भी होता है, ठीक है ना, ज्योग्राफी में आप पढ़ते हो। तब क्या हुआ कि चर्च वालों ने अपनी इस एरर को, मिस्टेक को माना कि हाँ हमसे गलती हुई, हमने उस टाइम के चर्च के लोगों ने इस चीज़ पे विश्वास नहीं किया था। नाउ नेक्स्ट इज रिलाई ऑन रीजन एंड कॉमन सेंस। बिल्कुल सही, रीजन पे विश्वास करना और कॉमन सेंस को यूज करो। मेरे ख्याल इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, आपकी खुद में भी अकल है। तो रीजन योरसेल्फ एंड कॉमन सेंस को यूज करो। नेक्स्ट इज टेक नोट्स। नोट टेकिंग इज अ स्किल विच इम्प्रूव्स विद प्रैक्टिस। नोट बनाया करो हर चीज़ के। कई बच्चों की आदत होती है हर चीज़ के नोट्स बनाना। इट इज़ अ वेरी गुड प्रैक्टिस बिकॉज वेन एवर यू आर मेकिंग नोट्स, पहली चीज़ है कि ज़रूरी नहीं कि हम भी आपको वर्ड टू वर्ड नहीं करा रहे, हम आपको अपनी नॉलेज और एक्सपीरियंस से भी बता रहे हैं। यस, सिलेबस भी कवर हो रहा है, ठीक है ना। नोट बनाने से क्या होगा, नोट मेकिंग से होता क्या है, आपकी खुद की नॉलेज बढ़ती है, आपकी अंडरस्टैंडिंग बनती है, आपका स्किल बढ़ता है, और उसके बाद यू कैन री डू इट इन योर ओन वर्ड्स। आप दोबारा जब आप लिखोगे इन योर ओन वर्ड्स, उससे क्या होगा, अपने शब्दों में लिखने से आपकी नॉलेज, आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। नेक्स्ट इज लिसन एथिकली। Ethical listener rests heavily on honest intention. We should extend to speaker to the same respect we want to receive when it's our turn to speak. We should be facing the speaker with our eyes open. We should not be checking our cell phones. ये हमेशा मैं बोलती हूँ ना कि जब भी आप किसी की बात सुनो उस टाइम आपके हाथ में आपका फ़ोन नहीं होना चाहिए, बिकॉज उससे आप दूसरे पर्सन को डिसरिस्पेक्ट दिखा रहे हो when you are checking your phone। मैंने, आप कभी भी नोटिस करो, पहले ही मुझसे पढ़ा, जब भी क्लास ले रही होती ये उल्टा पड़ा होता है,
बिकॉज आई एम नॉट इंटरेस्टेड। क्योंकि मेरा होता है कि मेरे पास बच्चे आए हैं, मैंने इन बच्चों को जो मेरी नॉलेज है वो देनी है। सो व्हेन यू आर इंटरेक्टिंग विद समबडी, जब आप किसी से बात कर रहे हो, योर फोन शुड बी केप्ट अवे एंड दैट ऑल्सो अपसाइड डाउन। नाउ ये एग्जाम्पल्स आप पढ़ना, व्हाट आर द एग्जाम्पल्स ऑफ many people who are keen on losing weight, if they attend seminar on weight loss, they keep a focus on statements made by the speaker. कई लोगों को बहुत शौक होता है वेट लॉस थेरेपीज ये वो, तो वो स्पीकर की बात सुनते हैं मोटिवेशनल और उसके हिसाब से अपने आप को फॉलो करते हैं। मेरे हिसाब से दे टेंड टू फॉरगेट कि हर इंसान की बॉडी अलग प्रोपोर्शन की होती है। ऑलवेज फॉलो द डॉक्टर। खैर ये मेरी अपनी सोच है। Next is empathetic listening. What is empathetic listening? It is structured listening and questioning techniques that allow you to develop and enhance relationship with stronger understanding to what is being conveyed both intellectually and emotionally. ठीक है, intellectually means wisdom से आपको क्या चीज़ सिखाई जा रही है, और emotionally क्या। कई बार होता है कोई पर्सन जो स्पीकर आपके साथ बाद में इमोशनल बॉन्ड भी आपसे बनता है। क्यों बनता है? क्योंकि दे वॉन्ट टू कन्वे समथिंग गुड वॉट एवर नॉलेज दे हैव टू यू। सो एम्पैथेटिक लिसनिंग, बी अ एम्पैथेटिक लिसनर। व्हाट इज नॉन एम्पैथेटिक लिसनर? जो टोक दे बीच में, नहीं 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 मेरे को सारा पता है, मेरे को तो पता है, ठीक है, उस पर्सन को अवॉइड करो। बी अ एम्पैथेटिक लिसनर। स्पेशली मैंने एग्जाम्पल दिया था आपको कि भी हाँ भाई कोई फ्रेंड है जो दूसरे के कंधे पे अपना बोझ लादने आ जाता है, तो be a patient listener, empathetic listener, listen to what that person is trying to tell you. In empathetic listening, you listen to with your ears, but you are also more importantly empathetically listen with your eyes and with your heart. You listen for feeling, for meaning, you listen for behavior, you use your brain as well as your left, you sense the intuition. कई बार होती है कि हम किसी की बात सुनते हैं, समझते हैं, एंड वी लिसन विद हार्ट, वी लिसन विद इमोशंस। उसके फेस को पढ़ो, ठीक है ना, कोई पर्सन आपको क्या कह रहा है, उसकी आपके लिए क्या इंटेंशन है, उसके फेस से एक्सप्रेस हो जाती है। आपको पता चल जाता है कि अब मैं इस पर्सन के साथ दोबारा बात करूं या ना करूं। स्पेशली मेरे साथ ये प्रॉब्लम है कि अगर मैं किसी से बात कर रही हूँ और वो अपना फ़ोन देख रहा हूँ, देन आई ट्राई टू अवॉइड दैट पर्सन। मैं उसी वक्त समझ जाती हूँ कि इसको कोई इंटरेस्ट नहीं मुझसे बात करने में, बाय बाय। Next is techniques for developing empathetic listener. Develop good listening habits. Be a very good listener. अच्छी हैबिट्स को कल्टीवेट करो कि जब आप किसी की बात सुन रहे हो, कीप योर आइज ओपन, उस पर्सन को देखो, आई टू आई कॉन्टैक्ट होना बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा उसकी बात गौर से सुनो। तो उसके लिए क्या क्या ज़रूरी है? लेट द पर्सन स्पीक विदाउट इंटरप्टिंग और ब्रेकिंग इन। उस पर्सन को बोलने दो। ये नहीं कि आप किसी से पहले सलाह लेने गए, अपनी प्रॉब्लम पूरी बता दी, अभी वो शुरू करे आपको बताना मेरे को सारा पता तो क्या कहना चाहता है, वो गलत है। मेरे ऐसा पर्सन तो बिल्कुल पुट ऑफ हो जाए उससे, ठीक है। सो लेट द पर्सन स्पीक विदाउट इंटरप्टिंग और ब्रेकिंग इन। उसको इंटरप्ट मत करो, उसको ब्रेक मत करो, उसकी बात को तोड़ो मत। उसको ब्रेक कर मरने का मतलब ये है कि मारो दो लाफे। दैट मीन्स कि उसकी बात को बीच में से काटो मत। डोंट से आई नो हाउ यू फील, ये कभी मत किसी को बोलो। कई बार होता है किसी से बात करें, मेरे को सारा पता है, मैं समझ सकता हूँ तेरी बात। कैसे समझ सकता है? कैसे समझ सकता है बता। मैंने अभी अपनी हालात बताने ही शुरू की, तो पहले ही समझ आ गई, ठीक है। सो कभी किसी को ये मत समझ, हाँ 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 मेरे को पता है। दैट मीन्स यू आर क्लोज टू दैट। क्लोज मीन्स ये चीज़ जो मैंने आपको बताई। शो योर इंटरेस्ट व्हाट इज बीइंग सेड। अगर कोई आपके पास आया अपनी प्रॉब्लम लेके ना, तो शो योर इंटरेस्ट, अपना इंटरेस्ट उस पर्सन में लगाओ। जो पर्सन बॉसी होते हैं ना, जो उनको लगता है कि हाँ मुझे सारा पता है, और जो दूसरे को बिलिटल करते हैं, व्हाट इज बिलिटल? हाँ वेरी गुड। जो किसी को छोटा दिखाते, कई लोग मैंने देखे हैं, दूसरे पर्सन को क्रिटिसाइज करके उनको बड़ी खुशी मिलती है, ठीक है। पहले खुद को देख लो सर, खुद को जांच लो, फिर दूसरे को बोलो। पंजाबी में एक कहावत है, मोस्टली पंजाबी स्पीकिंग बच्चे आप नहीं हो, पर पंजाबी में एक कहावत है कि पहले अपनी मंजी अपनी पौड़ी थले सोटा फिर तू दूजे कल करी, ठीक है। खुद का नहीं देखना। एक मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, टीचिंग है गुरु नानक देव जी की, कि बुरा पता नहीं क्या उनकी टीचिंग है, किसकी है, कि मैं जब बुरा देखन आया तो मैनू दिखिया ना बुरा, जदों अपने अंदर झाकिया मेरे तो बुरा ना कोई। आई थिंक ये गुरु नानक देव की टीचिंग। इसका मतलब क्या है आप बताइए? हाँ जी,
यही है कि पहला मतलब बाकी ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਪਹਿਲਾਂ आप देखो। हाँ, उन्होंने उनका ये कहने का भी अर्थ था कि मैं जब सारे संसार में खोजने गया ना बुराई तो मुझे कहीं नहीं मिली, और जब खुद के अंदर झांका सारी बुराइयां दिखी कि बुरा जो देखन में आया बुरा ना मिले कोई, जदों झाके अपने अंदर मत तो बुरा ना कोई। ये उनकी बहुत अच्छी वाणी है, इसलिए हर एक को अच्छा देखो। सेम चीज महाभारत में भी है। दुर्योधन को हर इंसान में कोई ना कोई खोट दिखता था, ये श्री कृष्ण भी कहते थे। पर जो इंसान हर एक में अच्छाई देखे, पॉजिटिविटी, वो दूसरे को उसी निगाह से देखता है। श्री कृष्ण ने ये बात अर्जुन को बोली थी कि अर्जुन दुर्योधन को मत फॉलो कर। दुर्योधन हर एक को बुरी नजर से ही देखता है, हर एक को बुरा देखता है, उसको हर एक इंसान में बुराई दिखती है, ठीक है। पर अगर तो हमारी आंख साफ है, हमारी नजर साफ है, हमें सब अच्छे दिखेंगे। सो डोंट से आई नो हाउ इट फील्स, शो योर इंटरेस्ट इन व्हाट इज बीइंग सेड। हमेशा अपना इंटरेस्ट शो करो जो आपको कोई बता रहा है उसमें। ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट द पर्सन इज सेइंग, उस पर्सन को समझने की कोशिश करो जो वो आपको कह रहा है। ट्राई नॉट टू थिंक अबाउट व्हाट यू आर गोइंग टू से व्हाइल द पर्सन इज स्टिल टॉकिंग, ठीक है। अपने आप में सोचा मेरे को पता तू क्या कहना चाह रहा है, कैसे पता है? वही बात जो मैंने आपको पहले बोली थी, कैसे पता है? तो मैंने बोला ही नहीं। डोंट जज व्हाट द पर्सन इज सेइंग, कभी भी जज मत बनो। डोंट जज। दोज पीपल who start judging others are the most negative people themselves। जो खुद फेलियर इन लाइफ होते हैं ना, जिनको खुद कुछ नहीं मिला होता, वो सबसे बड़े जज बन जाते हैं। खुद की कोई जजमेंट नहीं है पर दूसरों के लिए। कोई किसी ने अपना कोई स्टेटस डाला, ये चीज़ बहुत होती है। तभी मैं कोई स्टेटस डालती हूँ, नीचे लिख लेती हूँ नो कमेंट्स प्लीज। झट से जज बन के आ जाते हैं कि इसका क्या मतलब है, तुम्हें क्या लेना देना, स्टेटस मैंने डाला है, मुझे सही लगा है, तो तुम्हारी राय से नहीं मैं चीज़ करूँगी, ठीक है। कीप एन ओपन माइंड, अपने दिमाग की खिड़कियां को खोल के रखो। कल्टीवेट गुड थॉट्स, अच्छे विचारों को अंदर लाओ। लिसन टू अंडरस्टैंड, ये बहुत जरूरी चीज है। मोस्ट ऑफ अस डू नॉट लिसन टू अंडरस्टैंड, वी लिसन इनफ विद रिप्लाई एंड थॉट्स। हम सिर्फ उतना सुनते हैं, हाँ अच्छा इसने बोला उसको जो जवाब देना है, नहीं। लिसन टू अंडरस्टैंड, समझने की कोशिश करो अगला पर्सन क्या कह रहा है, बिना समझे सोचे। डोंट जंप टू कंक्लूजन्स। जंप टू कंक्लूजन क्या होता है? जंप टू कंक्लूजन मतलब हाँ मेरे को सारा पता है, मेरे को सारा पता है। जंप मत करो कि हाँ तुम्हें सारा निष्कर्ष पता है। डोंट जंप टू कंक्लूजन्स, पहले सुनो समझो। नेक्स्ट इज प्रैक्टिस द 4 stages of empathetic listening. Copy what is being said, simply repeat what you hear in order to get further understanding. Repeat it exactly as you think you heard it, ठीक है। रिपीट करो जो कुछ आपने सुना है। जब आप रिपीट करोगे आपको ज़्यादा समझ में आएगा। जो आपने सुना है उसको ज़रा रिपीट करके अपने माइंड में देखो, तब आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। सी वॉट यू हियर, रिपीट द वर्ड्स दैट वर सेड विदाउट एडिंग एनीथिंग न्यू। जो कुछ बोला गया उसको ज़रा रिपीट करके देखो, अपनी ओर से कुछ भी ऐड मत करो। आपकी समझ आपको पूरा आंसर दे देगी। रिफ्लेक्ट ऑन फीलिंग्स, फीलिंग्स पे ट्राई टू अंडरस्टैंड द फीलिंग एक्सप्रेस्ड इन व्हाट वाज सेड, गोइंग बियॉन्ड व्हाट यू थिंक यू हर्ड। फीलिंग्स को समझने की कोशिश करो, जो आपको कोई कह रहा है उसकी फीलिंग्स को समझने की कोशिश करो, जो कहा है उसका अंदरूनी मतलब क्या है। रीस्टेट व्हाट वाज सेड एंड थिंक अबाउट द फीलिंग, दिस कंबाइंड स्टेज 2 and 3। रीस्टेट करो, दोबारा सोचो, उस पर मनन करो, उस पर चिंतन करो, ठीक है। अवॉइड मिसअंडरस्टैंडिंग, ये बहुत बड़ी बात होती है, कई लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती है, वो मत करो। बात क्लियर कर लो दूसरे से। फॉलो द रूल्स ऑफ एम्पैथेटिक लिसनिंग। क्या क्या है? पे अटेंशन टू द फीलिंग्स, अटेंशन करो वर्बली एंड नॉन वर्बली। वर्बली मतलब जो उसने मुंह से बोला, नॉन वर्बली जो उसके जेस्चर्स, फेशियल एक्सप्रेशन, हाव भाव, उसको समझो। डोंट पुट योर ओन फीलिंग्स इन प्लेस ऑफ अनदर। हाँ वही चीज़ मत करो, मेरे को पता है, मैं समझ सकता हूँ। कैसे समझ सकते हो? वही बात जो मैंने कही। कम्युनिकेट इन अ मोर रिस्पॉन्सिव वे। रिस्पॉन्ड टू गिव आंसर्स टू मैसेज यू रिसीव एंड श्योर यू अंडरस्टैंड दैट। उनको रिस्पॉन्स सही तरीके से करो, उसको बात को समझो, सुनो, समझो एंड देन रिस्पॉन्ड। डोंट इंटरप्ट और ब्रेक इन। वही चीज़ जो मैंने पहले कही थी कि इंटरप्ट मत करो, उसकी बात मत काटो। आस्क क्वेश्चंस फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। इफ यू स्टिल डोंट अंडरस्टैंड, आस्क क्वेश्चंस अंटिल यू अंडरस्टैंड। पूछो, अगर कोई आपसे कुछ सलाह लेना है ना, जो चीज़ उसने पॉइंट बताया
समझ नहीं आया तो बार बार पूछो, और तब तक पूछते रहो जब तक आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग से समझना है। ये आप एग्जाम्पल पढ़ के देखना। क्वालिटीज क्या होती है एम्पैथेटिक लिसनर की? सबसे पहली क्वालिटी होती है प्रेजेंस। व्हाट इज प्रेजेंस? सिर्फ फिजिकली नहीं, मेंटली भी। नॉट ओनली योर फिजिकल प्रेजेंस बट ऑल्सो योर मेंटल प्रेजेंस, दैट यू आर मेंटली ऑल्सो देयर। ये नहीं कोई आपको बता रहा है आप उसके बाद हाँ 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 ठीक है, पर आपका ध्यान कहीं और है। सो फिजिकली नहीं, मेंटली भी वहाँ प्रेजेंट रहो। कंपैशन, यू शुड हैव कंपैशन फॉर दैट पर्सन। व्हाट इज कंपैशन? Empathetically identifying with other person's emotion and experience. Even if you haven't experienced the same situation, you can try to find similarities. ठीक है? For instance, if a co-worker states that he is having trouble adjusting to an increased workload, हाँ, सपोज करो कोई आपका co-worker है, वो आपको बताए कि मेरे तो काम का बड़ा प्रेशर है, तो उसकी प्रॉब्लम को समझो, उसको सॉल्व करो। ठीक है? Don't try to become a judge. Try to solve, try to understand. ठीक है? Compassion रखो, sympathy रखो। Wisdom, wisdom जो होती है ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। Wisdom includes both understanding the speaker's input and examining the circumstances around the problem to better grasp all the factors involved. For example, if one your colleagues is having a conflict with another person in the department, you can acknowledge one person's stress, which also considering that other party had their own challenges is like trying not to be offensive. ठीक है? तो इसका मतलब है अपनी समझ, अकल से काम भी लेना सीखो। अकल भगवान ने इसी को सबसे ऊपर दिया है, हार्ट बाद में, पहले अपने दिमाग से काम लो, अकल से काम लो। अगर सपोज करो दो जने ये दोनों लड़ पड़ी हैं, दोनों का पक्ष देखो। ठीक है? ये लड़के झगड़ के कामनी के पास आएंगे, तो कामनी का क्या फर्ज है, इसकी भी सुने इसकी भी, और फिर अपनी जजमेंट विजडम से दोनों को समझाए। ये नहीं कि और तीलियां लगा ले, लो जी नोच दे बाल एक दूसरे के, पीट दे। ठीक है? ऐसे नहीं होना चाहिए। सो ट्राई, यूज योर विजडम, यूज योर नॉलेज, यूज योर अंडरस्टैंडिंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम। नेक्स्ट इज नॉन जजमेंट। ये मैंने आपको पहले भी बोला था, जज मत बनो। नेवर बिकम, कई लोगों की ना मैंने बहुत बुरी हैबिट देखी है, ट्राई टू बिकम अ जज। मुझे सारा पता है, मुझे पता है, और जो लोग स्पेशली कहो मेरे को पता है तू तो झूठी बोल रही है, आई जस्ट हेट दोज पीपल। डोंट ट्राई टू बिकम अ जज, ट्राई टू बी इन दैट पर्सन्स पोजिशन टू अंडरस्टैंड। ठीक है? उसके अलावा क्रिटिकल मत बनो। हाँ अच्छा, स्पेशली जो स्टेटस पे कमेंट करते हैं, don't become that. So don't try to be a judge. Important part of listening empathetically is to refrain from criticizing. वही चीज, criticize मत करो। यही बात मैंने from the other party either out or loud. You may find that you disagree. हो सकता है कि आपको किसी की बात से disagree हो, पर आप उसको क्रिटिकल, आप उसको जज बन के या आप उसको क्रिटिसाइज करके क्या करोगे, आप उसको ऑफेंड ही करोगे और उस पर्सन को आपसे दूर ही करोगे। दैट पर्सन विल ट्राई टू अवॉइड यू। ठीक है? अब आपका चैप्टर ये भी ओवर है। नेक्स्ट इज व्हाट इज डायलेक्ट। डायलेक्ट क्या होता है? इस चैप्टर में है वेराइटीज ऑफ डायलेक्ट। सबसे बड़ी चीज है कि डायलेक्ट क्या होता है। हैव यू गॉट एनी आइडिया? लिसनिंग entitles to knowledge of different dialects in every language. डायलेक्ट होता है डिफरेंट टाइप ऑफ स्टाइल इन टॉकिंग। हर एक का अपना एक स्टाइल होता है, हर एक की एक अपनी टोन होती है, और उसमें सबसे बड़ी चीज़ होती है एक्सेंट। सबसे बड़ी चीज़ होती है एक्सेंट। कई लोगों का एक्सेंट अलग होता है, जैसे ब्रिटिशर्स कह लो, अमेरिकन कह लो, उनका अलग अलग एक्सेंट है। आपका अलग है, इंडियन एक्सेंट बिल्कुल अलग है। ठीक है? रशियन लोग हैं वो अलग बोलेंगे, स्पेनिश लोग अलग बोलेंगे, एवरीबडी। तो डायलेक्ट इज द स्टाइल ऑफ अडेप्टिंग टू डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सेंट्स, फ्लुएंसी, ग्रामेटिकली, हर एक चीज़। ठीक है?
as per Cambridge Dictionary, a dialect is a form of language that is spoken in particular part of a country by a particular group of people. There may be different dialects of English, but we have different words and grammar. Most learners of English learn the standard dialect of a language. There are many different forms of standard English. For example, standard British English, standard American, standard New Zealand English, and standard Indian English. So this means कि अलग अलग तरह से लोगों का बोलने का तरीका है. अब ब्रिटिशर्स इंग्लिश को कैसे बोलते हैं, उनका अलग है. अमेरिकन्स कैसे बोलते हैं, उनका अलग है. इंडियंस कैसे बोलते हैं, उसका अलग है. जैसे मैंने आप लोगों को पहले भी एग्जांपल दिया था, एक वर्ड होता है पोस्ट ऑफिस. हम उसको कैसे बोलते हैं, पोस्ट ऑफिस. ब्रिटिशर्स कैसे बोलते हैं, पोस्ट ऑफिस. वो बीच में एच भी लगाते हैं, पोस्ट ऑफिस. रिटर्न में POST है, और प्रोनाउंसिएशन में बोलते हैं वेयर इज द पोस्ट ऑफिस, एच लगाते हैं. तो उनका जो है एक्सेंट अलग है. अमेरिकन्स पोस्ट ऑफिस, पोस्ट बोलते हैं, ठीक है. वो PH के साथ O को भी पूरा साउंड करते हैं, पोस्ट ऑफिस. जापानीज रशियंस तो पूछो ही मत, ठीक है. सो एवरी हर एक का डायलेक्ट अलग होता है. न्यूजीलैंड अलग है, इंग्लिश अमेरिकन इंग्लिश अलग है, ब्रिटिश अलग है, इंडियन स्टाइल ऑफ इंग्लिश अलग है, ठीक है. सो व्हेन फॉरेन learners English first learn English, the British as they usually surprise and offer dismay to discover how little they understand of English they hear. One thing, people seem to speak faster than expected. कई जगह ब्रिटिश में भी अलग अलग, जैसे इंडिया में हिंदी हमारी नेशनल लैंग्वेज है, ठीक है, बट हर हिसाब से हर प्रांत में उसको अलग अलग तरीके से बोला जाता है, ठीक है ना. वैसे तो मेरा विचार है, मेरे हिसाब से जो हर लैंग्वेज है वो पवित्र है. एवरी लैंग्वेज इज पवित्र मीन्स प्योर. हर एक लैंग्वेज का पूरा आदर सत्कार करना चाहिए. किसी भी लैंग्वेज को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए, नीचा नहीं समझना चाहिए. इट इज एज प्योर एज गॉड, मेरे हिसाब से, मेरा व्यू है, ठीक है ना. हर लैंग्वेज पूजनीय होती है. तो हर एरिया में अलग. अब ब्रिटिश में अलग अलग तरीके से, नॉर्थ ब्रिटिश में अलग, साउथ ब्रिटिश में अलग, नॉर्थ न्यूजीलैंड में अलग. जैसे मैंने एग्जांपल दिया हिंदी का, हमारी हिंदी लैंग्वेज जो है हमारी नेशनल लैंग्वेज है, राष्ट्रीय भाषा है, पर प्रांत के हिसाब से अलग अलग तरीके से बोली जाती है, अलग अलग तरीके से उससे में बात की जाती है. सेम इज विद अदर लैंग्वेजेस. जहाँ जहाँ की रीजनल लैंग्वेजेस हैं, हमारी मदर टंग्स हैं, ठीक है ना, हर एरिया के हिसाब से अलग तरीके से बोली जाती है. While it is probably different in pronunciation, that will immediately state learners may also notice the grammar and vocabulary. बिल्कुल सही बात है कि ग्रामर और वोकेबलरी के स्टाइल से भी अलग अलग तरीके से ये लैंग्वेज बोली जाती है. Another reaction on the part of learner who fails to understand is being said that they think that perhaps what is learned in their own country was not real English. कई जगह अब देखो इंग्लिश में इंग्लिश अलग अलग तरीके से, जैसे इंग्लिश वेस्ट, स्कॉटिश, आयरिश पीपल अलग अलग तरीके से, यानी कि जो कुछ इंग्लैंड में, ब्रिटेन में अलग अलग एरियाज हैं, उन्होंने अलग अलग तरीके से इंग्लिश बोलना सीखी है. एक जगह के लोग दूसरी जगह के लोगों को बोलते हैं अच्छा इसका मतलब रियल इंग्लिश हमने नहीं सीखी, तुमने सीखी है, या वो ये बोलेंगे. ये चीज़ वो लोग, ऐसा उनकी सोच विचार है. पर सच्चाई ये है कि हर एरिया के हिसाब से वो अलग तरीके से बोली जाती है. अब ये कह रहे गिवन लिमिटेशंस ऑफ टाइम एंड टीचर्स नॉलेज ऑफ द स्टूडेंट्स एस्पिरेशन एंड एटीट्यूड, दिस रिस्ट्रिक्शन इज इंटायरली टाइम्स रीजनेबल एटलीस्ट फॉर फार स्पीकिंग इज कंसर्न. पर जब जो नेटिव स्पीकर्स बोलते हैं, दैट मीन्स कि जो वहाँ के लोग बोलते हैं, वो उन्होंने जैसा सीखा होता है, स्पेशली स्कूल्स में. सबसे पहले आपकी जो एजुकेशन है कहाँ स्टार्ट होती है, स्कूल्स में. तो जैसा स्कूल्स में होता है ना, कई बार मैंने यहाँ पे देखा कई बच्चों की आदत होती है कि घर में अगर उनकी मदर उनको सही भी सिखा रही, कहते ना 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 मैडम ने ये सिखाया है वही सही है, ठीक है. बल्कि मैडम चाहे वो अपनी मदर टंग के हिसाब से सिखा रही हो. हमारे एक टीचर थे, शी वॉज वो मेरे मदर की एरिया के थे, शी वॉज कन्नड़ा स्पीकिंग. तो वो हर चीज़ में उनकी जो ABCD थी हमारी ABCD से टोटली डिफरेंट थी. ये B C D, ठीक है, कई तरह के वर्ड्स, क्योंकि एक्सेंट अलग है. पर वो तो अपनी ओर से तो ABCD सिखा रहे थे. तो मैं 4-5 साल वो ABCD वैसे ही बोल रही थी. फिर मैंने अपनी लैंग्वेज को खुद सुधारा कि नहीं, इट इज़ नॉट प्रोनाउंस लाइक दिस, आई हैव टू लर्न इन अ ब्रिटिश वे. सो आई
started learning from her, but I started accepting what I want to learn. ठीक है ना, क्योंकि वो पर्सन अपनी मदर टंग में मोस्टली बोलता है. अब मेरा बोलने का तरीका अलग है, मैं हिंदी बोलती हूँ अलग तरीके से बोलती हूँ, पंजाबी बोलती हूँ अलग तरीके से बोलती हूँ. जैसे नेचुरली मैंने उस लैंग्वेज को अडॉप्ट किया है. स्कूल में हम जो सीखते हैं एज इट इज़, जब हम कॉपी करते हैं देन वी बिकम जस्ट लाइक दैट पर्सन. ठीक है, तो आज अगर सपोज करो उन्हीं को मैं फॉलो कर रही होती तो मेरी आधी लैंग्वेज कन्नड़ा होती, क्योंकि माई मदर वॉज अ कन्नड़ा स्पीकिंग पर्सन, मेरी आधी कन्नड़ा होती. बट आई लर्न, क्योंकि मुझे पता था मुझे लाइफ में खुद को आगे बढ़ाना है. सो ट्राई टू फॉलो योर ओन पैटर्न, ये मेरी पर्सनल व्यू है. सो रिस्ट्रिक्शन कब होती? टीचर्स नॉलेज ऑफ स्टूडेंट्स एस्पिरेशन एंड एटीट्यूड. दिस रिस्ट्रिक्शन इज entirely reasonable, at least far speaking is concerned, though learner may sound a little odd at times, but they are usually be able to make understand. But restriction as far as listening comprehension is concerned is less easily justified. While native speaking may also decode to learners message, they may lack the ability or inclination to encode their own message as far as कॉम्प्रीहेंशन लिसनिंग. सो कई बार क्या होते हैं इन फॉरेन लैंग्वेज, जब हमने कॉम्प्रीहेंड करना होता है, हमने उनकी लैंग्वेज में करना है या अपनी लैंग्वेज में, उसी चीज़ में आके हम मिस्टेक कर जाते हैं. जैसे कि कॉमन स्ट्रैटेजी होती है फॉरेन टॉक में, मे कम यू गो ओके, ऐसे ऐसे वर्ड्स जो हैं वो उनके हिसाब से. जब कोई ब्रिटिशर बोलता है गुड मॉर्निंग, उसका तरीका अलग है. ठीक है, अमेरिकन उसी बात को बोलेगा, उसका वे अलग हो जाएगा. ठीक है, पर जो वहाँ पे आयरलैंड वगैरह के लोग हैं उनका अलग होता है. सो हो सकता है कोई लोग गुड मॉर्निंग की जगह जीएम बोल दे, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग. ब्रिटिशर्स गुड मॉर्निंग बोलते हैं, गुड बोलते हैं, पता नहीं क्यों, मैंने कई बार सुना गुड मॉर्निंग. हम वो नहीं बोलेंगे, हम गुड बोलते हैं पूरा, गुड मॉर्निंग. सो एवरी पर्सन, especially those who teach the language, are often hard put to explain things and puzzle the listeners. Why? Because in their own language, like everything living natural, is subject of variation. That variation can be complex at times. So it is hard to put to explain things and to puzzle the learners, because teacher अपने वे से बताता है, अपने accent में बताता है. ठीक है, जैसे मैंने आपको ABCD का एग्जाम्पल दिया था, अपने एक्सेंट में, अपनी टोन में बताता है. तो जो लर्नर है वो पजल हो जाता है. अब सपोज करो फॉर एग्जाम्पल आई हैड अडॉप्टेड टू दैट मेथड. ठीक है, और अगर सपोज मैं नर्सरी टीचर बन जाती तो मैंने इनको क्या सिखाना था? सपोज आप ही के स्कूल में A B C D, इसने घर जाके अपनी मम्मी से लड़ पड़ना था, मैडम ने तो ऐसे खाया, मैं भी वही बोलूँ, तो मेरी सुख हाफ कन्नड़ा हो जाती. ठीक है ना. But you have to learn according to your way. You have to learn according to the natural way in what it is being said. Now, what are the examples of dialect form of British? I ain't going to school today. Standard form. I am not going. I am plus not. वो सिखाया ना अंदर वही सारी चीजें. I don't understand. Standard form she doesn't. Doesn't की होता है does plus not. ठीक है. So उनका जो तरीका है, उनके एक्सेंट है, आपको पहले से ही वो एक्सेंट्स पता है क्योंकि आप अपनी इंग्लिश क्लासेस में उधर सीख चुके. तो उनके एक्सेंट में आपको अगर आगे जाके बाहर जाते हो प्रॉब्लम नहीं आएगी. कई बार वो आंट बोलते हैं, डोंट बोलते हैं, डजंट बोलते हैं. जिसको ये चीज़ पता है, जिन्होंने क्लासेस अटेंड की, उनको पता है कि इसका फुल फॉर्म क्या है. ठीक है. स्टैंडर्ड डायलेक्ट्स आर नॉट बेटर देन अदर डायलेक्ट्स, बट वी डोंट यूज डायलेक्ट वर्ड्स इन ग्रामर, इन एसे, ड्यूरिंग इंटरव्यूज एंड अदर फॉर्म. याद रखो, जब भी इंटरव्यू, तब वहाँ पे डजंट, डांट, शॉर्ट फॉर्म्स नॉट यूज करना, फुल फॉर्म्स. ट्राई टू बी इन द फुल. आर प्लस नॉट नहीं, आर नॉट. आंट, इजंट, ये नहीं. ट्राई टू यूज द अदर एक्सेंट. ठीक है. अ डायलेक्ट इज नॉट सेम एज एक्सेंट. एन एक्सेंट रेफर्स टू द वे वी प्रोनाउंस वर्ड, एंड द स्टैंडर्ड डायलेक्ट ऑफ अ लैंग्वेज कैन बी स्पोकन विद डिफरेंट डायलेक्ट. एक्सेंट और डायलेक्ट में क्या फ़र्क है? यही फ़र्क है कि डायलेक्ट जो होता है वो होता है कि अलग अलग एक रीजन में अलग अलग तरीके से एक्सेंट कैसे बोला जाता है, पूरे को हम डायलेक्ट बोलते हैं. अ डायलेक्ट is chiefly distinguished from other dialects of the same language by features of linguistic structure, that is grammar, especially morography and syntax and vocabulary. ठीक है. इसमें क्या होता है? इसमें होता है जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे कनक, वीट जो होती है वो कई लोग वीट बोलते हैं, पर आई थिंक स्कॉटलैंड वाले लोग उसी को शायद ओट्स बोलते हैं, शायद ऐसे होता है.
ठीक है। तो बात सेम है पर अलग अलग जगह के लोग अलग अलग तरीके से बोलते हैं। कई लोग बार्ले बोलते हैं, कई लोग वीट बोलते हैं, कई लोग ओट्स बोलते हैं, बट इट इज द सेम बट स्पोकन डिफरेंटली इन डिफरेंट रीजन्स। ठीक है, जैसे वेराइटीज ऑफ, आगे आई गया वेराइटी ऑफ डायलेक्ट। On the level of vocabulary, example of dialect difference includes American English, subway, American English, contrasting with British English. मैंने आपको दोनों एक्सेंट्स कराती हूँ ना वहाँ पे, ब्रिटिश एंड अमेरिकन, ठीक है। एंड कॉर्न विच मीन्स मेज इन यूनाइटेड स्टेट्स, कैनेडा एंड ऑस्ट्रेलिया। वीट वही बात आ गई इन इंग्लैंड एंड ओट्स इन, यही बात मैंने आपको अभी बताई, एग्जाम्पल भी सेम है कि वीट होती है इंग्लैंड में, ओट्स बोली जाती है, सेम चीज इन स्कॉटलैंड। सो when dialect of the same language differ, they still possess common core and features. dialect अलग होगी पर common core है। बात क्या है तो वही चीज वीट, बस सिर्फ इंग्लैंड में वीट बोला जाता है और स्कॉटलैंड में ओट्स बोला जाता है। यानी कि एक रीजन के अलग अलग हिस्से में अलग तरह से डायलेक्ट को बोला जाता है। जोग्राफिकल डायलेक्ट, जोग्राफिकल डायलेक्ट यही होता है डिफरेंस बिटवीन नेबरिंग लोकल डायलेक्ट्स यूजुअली स्मॉल इन ट्रैवलिंग। मतलब कि एक जगह, जैसे जोग्राफिकल डायलेक्ट इंक्लूड लोकल वंस, यंकी इंग्लिश ऑफ केप कोड ऑफ बॉस्टन एंड रशियन ऑन मॉस्को ऑफ स्मॉल। मतलब एक पूरे एरिया में अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से उसी वर्ड को बोला जाना। एग्जाम्पल मैंने वीट का दिया, ठीक है। तो वो होते हैं डिफरेंट फॉर्म ऑफ डायलेक्ट। कई लोग हाई बोलते हैं, कई बोलते हैं ये, बात सेम है। कई बोलते हैं हाई फ्रेंड, बडी, मतलब सेम है ना, बट स्पोकन इन डिफरेंट डायलेक्ट। डायलेक्ट मीन्स डिफरेंट वे। ब्रदर, ब्रो, ठीक है, फ्रेंड का बडी। उसके अलावा और भी कई वर्ड्स होते हैं, हेलो, हाय, मतलब सेम है बट इन डिफरेंट डायलेक्ट। देखा पता। नेक्स्ट इज social dialect. What is social dialect? Another important axis is differentiation, total strata. In many localities, dialect difference is connected with social classes, educational levels. More highly educated speaker who belonging to social class tend to use more feature belonging to standard language, whereas original dialect of a region has been preserved by speech of lower and less educated. जितना एजुकेटेड ग्रुप होगा, जितने ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं वो हायर टोन में बात करेंगे, और जितने कम पढ़े लिखे लोग हैं वो लोकल लैंग्वेज में बात करना पसंद करेंगे। नेक्स्ट इज स्लैंग। Slang is characterized mainly by specific vocabulary and is much more flexible than ordinary dialect. As a subject of fashion, it depends strongly on the speaker age group. Slang as a professional dialect may be used by a person who are using a bilectal, मतलब short forms. Dialectal differences often run parallel with religious or division of population. अलग अलग तरह से स्टाइल से बोलना, स्लैंग लैंग्वेज यूज करना। स्लैंग लैंग्वेज क्या होती है? बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म्स यूज करना, अलग तरीके से बोलना। मोस्टली क्या होता है स्लैंग में, कई लोग स्लैंग लैंग्वेज को गाली भी समझ लेते हैं, ठीक है, बट अमेरिकन जो होते हैं वो कई तरह के स्लैंग वर्ड्स बोलते हैं। ब्रिटिशर्स उनको कई बार अवॉइड करते हैं, आजकल तो सब मिक्स चल रहा है। नेक्स्ट इज स्टैंडर्ड लैंग्वेज। व्हाट इज स्टैंडर्ड लैंग्वेज? Standard language arises when a certain dialect begins to be used in written form, normally through broader area than that of dialect itself. इसका मतलब in that way which the language is used in administrative manners, literature, economic life. इसका यह मतलब होता है स्टैंडर्ड लैंग्वेज पूरी बन जाती है कि हमने किस तरीके से बोलना है। मोस्टली पॉलिटिकली, एडमिनिस्ट्रेटिव, वहाँ पे हाई बडी ब्रो तो चलेगा नहीं, ठीक है। वहाँ पे पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव, अगर कोई सरकारी चिट्ठी है ब्रिटिश में तो वो पूरी की पूरी ब्रिटिश इंग्लिश में होगी। दैट विल नॉट बी हाई ब्रो बडी, ठीक है। दैट विल बी इन टोटली रिस्पेक्टेड सर विद ड्यू रेफरेंस टू योर मेमोरेंडा सेंट, आई एम हियर टू एक्सप्लेन देयर बाय, ऐसे करके उन्होंने बोलना है। सो इट विल बी, इट इज़ अ स्टैंडर्ड लैंग्वेज विच इज़ मोस्टली यूज इन एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस। नेक्स्ट इज कई डेवलप्ड कंट्रीज में, इन मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज द मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन हैज एक्टिव स्पीकिंग
speaking plus writing or at least passive understanding, command of standard language. Very often the rural population is uncommonly the social strata of urban as well, in reality to bilingual. इनका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यही हुआ, जैसे सपोज करें एजुकेटेड लोग पूरी लैंग्वेज में बोलते हैं, कई लोग अपनी मदर टंग में बोलते हैं, बाईलैंग्वेज हो जाते हैं, मतलब अपनी स्टैंडर्ड लैंग्वेज एज वेल एज मदर टंग उसको मिक्स करके बाईलैंग्वेज करके बोलते हैं. नाउ व्हाट आर द वेराइटीज variations with standard English? Speakers of standard English in the south of England tend to contract the negative of the type. नेगेटिव क्या होता है ये आप एग्जाम्पल्स पढ़ के देखना. आई हैवंट गॉट इट, शी वोंट गो, डजंट ही लाइक इट, वही चीज़ जो मैंने आप लोगों को बताई हुई है. शॉर्ट फॉर्म्स, कई लोग शॉर्ट फॉर्म्स बोलते हैं, बस शॉर्ट फॉर्म्स इज नॉट यूज्ड इन एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस. ठीक है, कई जगह जैसे लैंचेस्टर, क्यूरम्बिया, स्कॉटलैंड, यहाँ पे इन स्कॉटलैंड फॉर्म ऑफ टाइप इज यूज पर्टिकुलरली फ्रीक्वेंटली एज वेर इट इज मैटर ऑफ टेंडेंसी. ठीक है, तो कई जगह जो स्टैंडर्ड इंग्लिश है वो यूज़ करते हैं जहाँ पर डायलेक्ट चलता है, कई जगह स्टैंडर्ड इंग्लिश यूज़ नहीं होती जहाँ पे शॉर्ट फॉर्म्स चलती हैं. इन मोस्ट ग्रामेटिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ स्टैंडर्ड लैंग्वेज इट इज स्टेटेड दैट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स प्रोसीड्स द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. कई जगह हमने पढ़ा था ना वर्ब का ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट क्या होता है? What is object in a verb? He, she, it, they. What is the object in the verb? बताओ. Ram is my friend. Who is the object? इसमें object क्या है? ठीक है, तो जो object होता है grammatical description में डायरेक्ट में वहाँ पे ऑब्जेक्ट जो होता है वो प्रोसीड करता है, अदरवाइज प्रोसीड नहीं करता. ठीक है, ये एग्जांपल एक पढ़ के देखना. इसमें पूरा शी गेव मी मैन अ बुक, शी गेव इट टू हिम, शी गेव हिम द बुक. इसमें शी इज द, शी गेव इट टू द मैन. साउथ ऑफ इंग्लैंड में ये चीज़ अलग तरीके से बताई जाएगी, शी गेव अ बुक टू द मैन. कई जगह पे हम पैसिव वॉइस यूज़ करते हैं, कई जगह पे हम एक्टिव वॉइस यूज़ करते हैं. ठीक है, रीड दिस एग्जाम्पल एंड सी. रीजनल डिफरेंस भी पढ़ के देखना. ये देखो, देयर इज रीजनल डिफरेंस इन विच पार्टिसिपल फॉर्म इज यूज्ड आफ्टर वर्ब्स एज नीड एंड वांट. सदर्न अफ्रीका आई वांट इट वॉश्ड, इट नीड्स वॉशिंग. मिडलैंड में आई वांट इट वॉशिंग. सो अदर फॉर्म्स, यानी कि एक ही सदर्न इंग्लैंड, पार्ट ऑफ मिडलैंड एंड स्कॉटलैंड, बात सेम है कि हमने कपड़ा धुलवाना है, उसको अलग अलग तरीके से बोला जाना. सो दैट इज डायलेक्ट. देयर इज अ नंबर ऑफ रीजनल एंड एज ग्रुप डिफरेंस इन यूज ऑफ वर्ब्स. ठीक है, कई बार एज ग्रुप डिफरेंस वर्ब्स के हिसाब से, जैसे कि फॉर एग्जांपल आई कैन हियर हिज रेडियो. ठीक है, उसके अलावा साउथ इंग्लैंड में आई कैन हियर द रेडियो बी प्लेड. सो कई बार पैसिव फॉर्म में बोलते हैं, कई बार एक्टिव फॉर्म में बोलते हैं, अलग अलग तरीके से बोलते हैं. वो चीज़ आप चीज़ को देखो कि वो जो होता है रीजनल हिसाब से, एज ग्रुप के हिसाब से डायलेक्ट अलग हो जाता है, जिसमें होता है पॉजिटिव एंड नेगेटिव. ये पढ़ के देखना कि क्या है. ट्राई टू रीड इट. चलो आपका चैप्टर ओवर नहीं हुआ रहता है.